नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और लगभग 3 हफ्ते बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए देखते हैं आज शो में क्या है आपके लिए खास। तो शो में सबसे पहले बात करेंगे आज हम चीन में मोदी, टेंशन में ट्रंप के सामने कौन कौन मोदी के साथ, क्या है दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर, मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात से ट्रंप क्यों टेंशन में, 3 दिन से आखिर कहां गायब हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। साथ ही आगे आपको दिखाएंगे टैरिफ पर ट्रंप को झटका, कैसे एक भारतीय ने टैरिफ पर ट्रंप को झुका दिया है, क्यों अमेरिका की कोर्ट ने कह दिया ट्रंप को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। और फिर बात होगी बिहार में नए बवाल की, वोटर लिस्ट और वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कांग्रेस और विपक्ष जो माहौल बना रहे थे, एक गाली से क्या सब कुछ पलट गया, क्या बिहार का मूड है, ये आपको आगे दिखाएंगे। यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी का बिहार में प्रचार और कैसे राहुल और तेजस्वी के चुनावी अभियान में अखिलेश यादव भी जुड़ गए हैं, क्या है यूपी के लड़कों का रिपोर्ट कार्ड। इसके बाद बात होगी पाकिस्तान में आए सैलाब की, जो पाकिस्तान आरोप लगाता था कि भारत पानी छोड़ रहा है, वह बाढ़ के लिए क्यों भारत पर इल्जाम लगा रहा है। और शो के आखिर में बात होगी एक दिल दहला देने वाले मर्डर की, दिल्ली में प्रसाद ना देने की मामूली बात पर कैसे एक शख्स ने पंडित की जान ले ली। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। आइए शुरू करें, उससे पहले हेडलाइंस। जापान दौरे के बाद एससीओ समिट के लिए चीन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। होटल पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। कल शी जिनपिंग से होगी मुलाकात। एससीओ समिट में शामिल होंगे पीएम। दिसंबर में भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। रूस ने दौरे पर मोहर लगाई है। 1 सितंबर को एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच होगी मुलाकात। टैरिफ पर ट्रंप को कोर्ट से करारा झटका लगा है। कोर्ट ने दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ को गैर कानूनी बताया। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ट्रंप। कांग्रेस के मन से प्रधानमंत्री को दी गई गाली का मुद्दा गर्मा गया है। पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली में बीजेपी के कई नेता हिरासत में लिए गए। बिहार के आरा में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान बवाल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल को काले झंडे दिखाए। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी ने बात भी की। राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में पहुंचे अखिलेश यादव। बीजेपी पर साधा निशाना का इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे की भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन। मनोज जरांगे बोले, यह आखिरी लड़ाई है, सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले। लखनऊ से विश्व हिंदू परिषद ने संभल बचाओ यात्रा निकाली। 40 कारों के काफिले के साथ कार्यकर्ता संभल के लिए रवाना हुए। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में मामूली विवाद, सेवादार की हत्या, प्रसाद पर हुई कहासुनी में पीट कर मार डाला। एक आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया, बाकी की तलाश जारी। यूपी के बहराइच में जंगली जानवरों के हमले में 4 लोग घायल। वन विभाग ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पिछले साल अक्टूबर में देखा था भेड़ियों का आतंक। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से भारी तबाही हुई, 4 लोगों की मौत। रियासी में लैंडस्लाइड में 7 लोगों ने जान गंवाई। पाकिस्तान की बाढ़ के बीच मची तबाही। पंजाब प्रांत में बाढ़ से 24 घंटों में कम से कम 22 लोगों की मौत। लाहौर के कई इलाकों में पानी। 40 सालों में पहली बार लाहौर शहर में बाढ़ आई। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है महामुलाकात से ट्रंप टेंशन में। ट्रंप ने टैरिफ लगाकर दरअसल खुद पंगा मोल ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंच गए हैं। नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। ग्रैंड वेलकम हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का चीन पहुंचते ही। प्रधानमंत्री जब चीन में उतरे तो शानदार स्वागत हुआ। रेड कारपेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बिछाई गई थी। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
भारतीयों के बीच पहुंचे तो हमेशा की तरह उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठे थे भारतीय। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने के लिए, उनके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए सैकड़ों की संख्या में भारतीय इंतजार कर रहे थे। लेकिन पीएम मोदी का देखिए स्वागत कैसे हुआ। वंदे मातरम की धुन के साथ पीएम मोदी का स्वागत हुआ। ये चीन में इस तरह का वेलकम पीएम का। पीएम मोदी चीन पहुंच चुके हैं और इसी चीन में होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। पीएम यहीं जिनपिंग से भी मिलेंगे और पुतिन से भी मिलेंगे और कम से कम नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी मुलाकात पर ट्रंप की नजर है। ट्रंप 3 दिन से मीडिया के सामने नहीं आए। वर्ल्ड ऑर्डर बदलने लगा है। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त मोदी और चीन पर है। एक मंच पर मोदी, जिनपिंग और पुतिन मिलने वाले हैं और बनाने वाले हैं बहुत बड़ा प्लान। तो क्या टैरिफ पर ट्रंप को चीन से करारा जवाब मिलने वाला है? ट्रंप ने टैरिफ का जो तीर छोड़ा, मोदी ने उस आपदा को अवसर में बदल दिया है। पहले जापान के साथ मिलकर तकनीक और बुलेट रफ्तार की डील की, अब जिनपिंग और पुतिन के साथ दुनिया का समीकरण बदलने वाला है। और ये सब देख सुनकर अमेरिका और ट्रंप की टेंशन बढ़ती जा रही है। रही अब आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में पुतिन और जिनपिंग से मिलेंगे, लेकिन पूरी दुनिया के अखबार क्या लिख रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने अखबार उठाया तो सुबह सुबह जो अखबार सिर्फ मोदी की खबरों से पटे हुए थे हेडलाइन से, ग्लोबल टाइम्स चीन का अखबार लिख रहा है, भारत और चीन अब प्रतिद्वंदी नहीं रहे बल्कि हम अहम साझेदार और करीबी हो गए। भारत चीन का साथ आना अमेरिका को टेंशन देने वाला है। डॉन अखबार लिख रहा है, डॉन टाइम्स, एससीओ बैठक के लिए चीन में मोदी का स्वागत हो रहा है। जिनपिंग करेंगे मोदी पुतिन का ग्रैंड वेलकम। सीएनएन लिख रहा है, टैरिफ विवाद से अमेरिका ने भारत को खो दिया है और इसका नतीजा बहुत बुरा होने वाला है। चाइना डेली ने लिखा है, चीन भारत का मेलजोल वैश्विक हालात से निपटने में बहुत अहम होने वाला है, खासकर तब जब अमेरिका एक तरफा दबाव बनाने में लगा हुआ है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, अमेरिकी अखबार ने मोदी ट्रंप के बिगड़े रिश्तों पर लिखा कि ट्रंप को नोबेल की चाहत और फोन कॉल से कैसे रिश्ते खराब हो गए हैं। अखबार ने पहले लिखा था, ट्रंप भारत को चीन की तरफ ढकेल रहे हैं। बीबीसी न्यूज ने लिखा, क्या भारत चीन पर भरोसा कर सकता है ऐसे हालात में? भारत 50% टैरिफ का सामना कर रहा है और ऐसे में मोदी जिनपिंग की मुलाकात बहुत अहम होने वाली है। द गार्डियन लिख रहा है, अमेरिका के 50% टैरिफ के बाद यह बड़ी मुलाकात हो रही है। 7 साल बाद चीन में मोदी जिनपिंग मिलने वाले हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, चीन में मोदी का स्वागत हो रहा है और ट्रंप के टैरिफ वॉर से भारत चीन में शांति का मौका है। ट्रंप के कदम से जिनपिंग को मौका मिला है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। आखिर जो भारतीय इस वक्त चीन में, उन्हें भी पता है कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, उन्हें भी पता है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जो चीन, भारत और रूस के बीच है। वो भारतीय क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। अभी हम मोदी जी से मिले तो ये तो क्विज था भारत को जानिए भारतीयों के लिए, लेकिन मोदी जी की वजह से भारत को सब जानते हैं, हमें सब जानते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। तो अभी जैसे मोदी जी हमसे मिलकर गए, उन्होंने बोला कि अभी कितने लोग जानते हैं, तो हमने बोला गैस करके कि मे बी 5,000 लोग जानते हैं, बट मोदी जी ने बोला कि इसको 5 लाख 50 लाख तक लेकर जाइए। मतलब 50 लाख क्या, इवन पूरा दुनिया जाने की भारत क्या है, भारत आके वो विजिट करे। ये भारत की टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मोदी साहब भी बायोटेक्नोलॉजी में उधर में कर रहे, तो अभी 2 कंट्री पे
इतना पॉपुलेशन का अंदर ये इंडस्ट्री का बहुत डेवलपमेंट है। मोदी जी का जो कहना है परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, यस एक्सीलेंट, दिस इज द एक्सीलेंट। बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा फीलिंग आया कि मैंने उनको गुजराती में बोला कि भाई मैं भार्गव जोशी, मैं कच्छ गुजरात से हूँ, एंड वो बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने सामने से बोला वाह वाह। तो ये जो होता है ना एक लीडर कि वो हर बंदे के साथ, हर लोगों के साथ आंख से आंख मिला के बातचीत करता है, वो एक फीलिंग आई। और वी रियली प्राउड ऑफ मिस्टर मोदी। हिंदुस्तान और चाइना के मुद्दे जो जिससे उनमें तनाव भी आ गया था, लेकिन अब वो तनाव कम होते जा रहे हैं और दोनों राष्ट्रों में जो आगे प्रोग्रेस करने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। अगले 25 साल चाइना और इंडिया के ही हैं, तो हमें एक दूसरे का साथ बनाकर आगे बढ़ना है और इससे ही विश्व जगत में जो शांति स्थापना हुई उसमें बढ़ावा मिलेगा। और देखिए, टैरिफ के वॉर में नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। ये है वो नया समीकरण। इस नए समीकरण में आप देख रहे हैं पीएम मोदी, पुतिन और दूसरी तरफ शी जिनपिंग, ट्रंप दूसरी तरफ हैं। ट्रंप ये चाहते रहे अब तक कि आखिर भारत हमारी तरफ हो, लेकिन हुआ क्या कि ट्रंप के टैरिफ से एक नया इक्वेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। आइए अब आपको बताऊं, ये जो मुल्क मिलने वाले हैं इनकी ताकत देखिए जरा अमेरिका के सामने। अमेरिका अर्थव्यवस्था में नंबर 1 है, लेकिन इधर ये जो 4 देश एक साथ हैं, चीन दूसरे नंबर पर है अर्थव्यवस्था में, भारत चौथे नंबर पर है, जापान 5वें नंबर पर और रूस 11वें नंबर पर। विकास दर में देखिए जरा, अमेरिका की विकास दर आईएमएफ के हिसाब से 1.8% है, चीन की विकास दर 4.8%, भारत 6.4%, जापान 0.7% और रूस 1%। यानी ये बड़े सुपर पावर महाशक्तियों का जो मिलन है ये अमेरिका पर भारी पड़ने वाला है। जीडीपी लाख करोड़ डॉलर में देखिए, अमेरिका 29 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी, चीन 18 लाख करोड़ डॉलर, भारत 3.91 लाख करोड़ डॉलर, जापान 4 लाख करोड़ डॉलर और रूस 2.17 लाख करोड़ डॉलर। जनसंख्या के मामले में देखिए, अमेरिका 34 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है जनसंख्या अमेरिका में, चीन में 141 करोड़, भारत में 146 करोड़, जापान 12 करोड़ 30 लाख और रूस में 14 करोड़ 39 लाख। यानी जनसंख्या ज्यादा तो कंज्यूमर ज्यादा, खपत ज्यादा तो उत्पादन ज्यादा और उत्पादन ज्यादा तो नौकरियां ज्यादा। और सैन्य ताकत में अमेरिका बेशक नंबर 1 है, लेकिन चीन, भारत, जापान और रूस की ताकत जोड़ दी जाए तो अमेरिका को भी पानी पिलाया जा सकता है। पाकिस्तान में भी भारत की तारीफ हो रही है और मोदी पावर की बात हो रही है, लेकिन खुद ट्रंप पाकिस्तान में छोड़िए, पाकिस्तान में छोड़िए, खुद ट्रंप अपने देश में घिर गए हैं। ट्रंप ने मोदी से पंगा लेकर उनके अपने देश में उनके नेता और करीबी लोग, दूसरी विपक्षी पार्टियों के लोग भी उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। उसमें निकी हेली भी शामिल है और साथ ही साथ पेंस भी शामिल हैं, जैक सुलिवन शामिल है। सबसे पहले देखिए जरा माइक पेंस क्या कह रहे हैं, उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति। उन्होंने कहा ट्रंप के टैरिफ की कीमत अमेरिकी कंपनियों और ग्राहक चुका रहे हैं। अमेरिका में महंगाई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ने लगी है। ट्रंप की नीतियों का सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। आज दुनिया चीन को एक जिम्मेदार देश मान रही है और ट्रंप सरकार अमेरिका की छवि में गटर में मिला रही है छवि। इस पर कोई भी देश भरोसा नहीं करना चाहता है। भारत अमेरिका के मजबूत रिश्तों पर काम चल रहा था, लेकिन ट्रंप ने सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। निकी हेली, पूर्व अमेरिकी राजदूत, कह रही है भारत से रिश्ते बिगाड़ना अमेरिका की बहुत बड़ी गलती है। चीन की बढ़ती ताकत को रोकने में भारत ही सबसे मजबूत है। अगर अमेरिका ने इस साझेदारी को कमजोर कर दिया तो यह ट्रंप की बड़ी राजनीतिक भूल और अमेरिका की आपदा होगी। जॉन केरी, पूर्व विदेश मंत्री, कह रहे हैं ट्रंप के तौर तरीके भारत और सहयोगियों को दूर कर रहे हैं। अगर किसी मुद्दे पर असहमति है तो बातचीत होनी चाहिए, लेकिन ट्रंप ऑर्डर देने और दबाव डालने का तरीका अपना रहे हैं। भारत जैसे देशों से ये रिश्ते खराब करने का रास्ता है। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं खुद पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अमेरिका के जैक सुलिवन। China has moved ahead of the United States in popularity in a whole lot of countries. आज दुनिया चीन को एक जिम्मेदार देश के तौर पर देख रही है, जबकि ट्रंप सरकार अमेरिका की छवि को गटर में मिला रही है, जिस पर कोई भी देश भरोसा नहीं करना चाहता। भारत को ही देख लीजिए, ट्रंप ने उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर व्यापारिक हमले किए और भारत अब सोच रहा है उफ, हमें अमेरिका से निपटने के लिए चीन के साथ समझौता करना होगा। टैरिफ से वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच संबंध बहुत खराब हुए हैं। ट्रंप ने भारत को चीन से बातचीत करने के लिए मजबूर कर दिया है। तो ट्रंप अपने देश में भी घिरे हुए हैं
और भारत में भी ट्रंप का विरोध हो रहा है। हर रोज कारोबारी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आज तस्वीर आपको दिल्ली की दिखा रहा हूं। दिल्ली में भी ट्रंप के खिलाफ व्यापारी कारोबारी सड़कों पर उतरे। तो ट्रंप को एक भारतीय ने धूल चटा दी है, बड़ा झटका दिया है। यह है नील कात्याल, अमेरिकी मूल के भारतीय हैं। नील कात्याल दरअसल टैरिफ के मामले को कोर्ट में लेकर गए और कोर्ट में लेकर गए तो ट्रंप को कोर्ट से झटका लगा है। सोचिए जरा, टैरिफ ट्रंप न सिर्फ भारत पर लगाए रहे हैं बल्कि दुनिया के कई और देशों पर लगाया है, लेकिन अब यही उनके लिए जी का जंजाल बन गया है। देखिए कोर्ट में क्या हुआ आज। दरअसल अमेरिका की अदालत ने टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। साथ ही ट्रंप ने टैरिफ लागू करने में जिस कानून का सहारा लिया है, कोर्ट के मुताबिक वो कानून उन्हें यह अधिकार नहीं देता है। ट्रंप के पास आयात पर टैरिफ लगाने की असीमित शक्ति। कोर्ट के इस फैसले में एक भारतीय ने अहम भूमिका निभाई है, यानी ट्रंप के पास असीमित शक्ति नहीं कि वो कुछ भी करते रहे। नील कात्याल ने कोर्ट में एक याचिकाकर्ता के तौर पर पेश हुए थे, याचिकाकर्ता का पक्ष रखा। उनकी दलीलों के आगे कोर्ट में ट्रंप एंड टीम की चल नहीं सकी। नील कात्याल आपको बताऊं पेशे से वकील हैं। नील कात्याल भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। माता का नाम प्रतिभा और पिता का नाम सुरेंद्र है। उनके पिता की मौत हो चुकी है, माताजी डॉक्टर हैं। हालांकि फैसले के खिलाफ ट्रंप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट ने फैसले को अक्टूबर तक लागू करने से रोका है। कोर्ट के फैसले से राष्ट्रपति ट्रंप भी तिलमिला गए। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया है, अगर ये टैरिफ हटे तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। ट्रंप कह रहे हैं 150 दिन के लिए 15% टैरिफ ही लगा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी टैरिफ को गैर कानूनी करार देती है तो अमेरिका को 14 लाख करोड़ रुपए रिफंड करने होंगे, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। तो एक भारतीय ने कैसे ट्रंप को झटका दिया है। और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एनडीटीवी के डिफेंस समिट में आए थे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान किसी के आगे नहीं झुकेगा। ट्रेड वार और टैरिफ वार की स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं। किसी समय एडमंड बर्क ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहा था, ये स्टेट इन द गाइज ऑफ मर्चेंट। और आज की दुनिया में स्टेट जिस तरह व्यापारियों जैसे बिहेव कर रहा है, ऐसे में उनका यह कोट थोड़े चेंज के साथ ये मर्चेंट इन द गाइज ऑफ स्टेट बन गया है। साथियों, लेकिन इन तमाम बातों के बीच में प्रधानमंत्री जी की उस बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है, हम कभी भी अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे। भारत किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, लेकिन हमारे लिए अपने लोगों का, अपने किसानों का, अपने छोटे व्यापारियों का, अपने देशवासियों का यह इंटरेस्ट सबसे ऊपर है और हम किसी भी कीमत पर अपने देश के वेलफेयर के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। ट्रंप को एक झटका उनकी कोर्ट ने दिया है और दूसरा झटका एक बड़े शहर में लगने वाला है। यह है वो शहर, यह है तियानजिन, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। इसकी भव्यता से आपको अंदाजा होगा ये क्या शहर है। तियानजिन शहर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एससीओ की बैठक इसी शहर में होनी है। प्रधानमंत्री यहीं जिनपिंग से मिलने वाले हैं। दुल्हन की तरह पूरा शहर सजाया गया है और इस शहर को स्वर्ग भी कहते हैं, स्वर्ग का द्वार। आइए आपको बताऊं इस शहर की खासियत क्या है। जिस तियानजिन शहर में एससीओ समिट हो रही है और जहां मोदी और पुतिन जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है, वो शहर रंग और रोशनी से जगमगा रहा है और शहर और शानदार अंदाज में मोदी का इस शहर में स्वागत हुआ। चीन में कहावत बहुत मशहूर है कि चीन की 5000 साल की सभ्यता समझनी है तो शिनजियांग जाओ, चीन का 1000 साल का इतिहास देखना है तो बीजिंग चले जाओ, और नए दौर का चीन और उसकी रफ्तार देखनी है तो तियानजिन जाओ। बीजिंग और शंघाई के बाद तियानजिन चीन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। तियानजिन का मतलब होता है स्वर्ग का किला या स्वर्ग का द्वार। यह शहर जिस तरह चमक रहा है, रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजा है, वो वाकई स्वर्ग जैसा एहसास कराता है।
1945 तक तियानजिन में 9 विदेशी कॉलोनियां थी, लेकिन अब यह चीन का बड़ा व्यापार और उद्योग का केंद्र है। यहां एससीओ समिट कराकर चीन संदेश देना चाहता है कि तियानजिन अब कोई विदेशी कब्जे वाला इलाका नहीं है, बल्कि चीन की बढ़ती ताकत, तकनीक और तरक्की का प्रतीक है। जिस तियानजिन में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना, उसी में सबसे बड़ी एससीओ समिट का आयोजन हो रहा है। आइए अब आपको दिखाता हूं, यहां तो हो रहा है सबसे बड़ी समिट, लेकिन यहीं होने वाली है सबसे बड़ी मुलाकात। वो मुलाकात किसकी किसकी होगी, ये आप देख रहे हैं। 3 दोस्त मिलने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुतिन। गहरी यारी है और सारा बवाल यहीं से शुरू हुआ तेल लेने को लेकर। दूसरी तरफ आपको बताऊं, दूसरी जो लड़ाई है वो होने वाली है अमेरिका के साथ। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर कैसे और क्या तैयारी है। नए सुपर पावर का दम आपको बताऊंगा। 7 साल बाद चीन पहुंचे मोदी का जोरदार स्वागत हुआ है। मोदी ट्रंप के टैरिफ बढ़ाते ही चीन ने भारत का समर्थन किया है। साथ ही तभी से मोदी जिनपिंग दोस्ती की नई शुरुआत भी हो गई है। एससीओ समिट के अलावा मोदी जिनपिंग की खास मुलाकात होगी। ट्रंप को जवाब देने के लिए दोनों देश बड़ी साझेदारी कर सकते हैं। अब तक सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिकी बाजार में करता था भारत, लेकिन नए प्लान के तहत अमेरिका की जगह चीन हो सकता है अब, और भारत में चीनी कंपनियों का निवेश बढ़ सकता है। चीन भारी रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई फिर से शुरू कर सकता है दरअसल, और इससे भारत के ऑटो सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी और इसकी अमेरिका से निर्भरता कम हो जाएगी। आपको बताऊं, कंप्यूटर चिप, तकनीक और दवाओं पर नई डील हो सकती है। मोदी और पुतिन की 1 सितंबर को बहुत खास मुलाकात होनी है, यानी दूसरी मुलाकात ये है। कल मिलेंगे जिनपिंग से पीएम और परसों मिलेंगे पुतिन से। दोनों वर्ल्ड लीडर की केमिस्ट्री और दोस्ती बहुत खास है। रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप ने भारत को कई बार धमकी दी है, लेकिन मोदी और पुतिन का इस पर कोई असर नहीं पड़ा है। भारत सबसे ज्यादा हथियार रूस से खरीदता आया है। हाल में आपको याद होगा, अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात हुई थी और इसके बाद पुतिन ने खुद मोदी को फोन किया और मोदी को एक एक बात की डिटेल दी कि ट्रंप से क्या बातचीत हुई अलास्का में। और अब दिसंबर में पुतिन भारत का दौरा भी करने वाले हैं। इसका मतलब है कि पुतिन मोदी और भारत पर पूरा भरोसा करते हैं। चीन में खास मुलाकात पर मोदी पुतिन बड़ा ऐलान कर सकते हैं। वो ट्रंप के टैरिफ के जवाब में कोई बड़ी डील भी कर सकते हैं। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि भारत अमेरिका से भी हथियार खरीदता है और रूस से भी। एक ऐसी बात आपको सुनिए। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को आइसोलेट करके लगाया है, अब हुआ क्या कि भारत एक प्रकार के स्ट्रेटेजिक पार्टनर था अमेरिका का, मगर उसके कारण जो उसने बिहेवियर किया भारत के साथ 50% टैरिफ लगा के, अब भारत आने वाले समय में चीन और रूस के ज्यादा नजदीक होगा और मुझे लगता है ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चोट होगी। और क्योंकि चीन का वो समझता है सबसे बड़ा एडवर्सरी है और आने वाले समय में अगर भारत, चीन और रूस के रिश्ते अच्छे होते हैं तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंच गए, लेकिन पीएम मोदी चीन पहुंचने से पहले थे जापान में। जापान में देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे जापानी लोगों के बीच, तो पीएम मोदी की झलक पाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर कैमरे में कैद करने के लिए जापानी लोग जुटे थे। वेलकम टू जापान। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे जापान की बुलेट ट्रेन में सफर करने के लिए। प्रधानमंत्री अंदर बैठे जाकर, जापान के पीएम भी मौजूद थे उनके साथ। और जल्दी ऐसी ही बुलेट ट्रेन दरअसल भारत में भी चलने वाली है और प्रधानमंत्री ने उस बुलेट ट्रेन में जापानी पीएम इशिबा के साथ सफर किया है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे दरअसल उन भारतीयों से मिलने जो ट्रेनिंग कर रहे हैं जापान में, वो ड्राइवर्स बुलेट ट्रेन के, जो दरअसल भारत आकर यहां बुलेट ट्रेन को संभालेंगे, उसे चलाएंगे, उसका
संचालन करेंगे। और आइए आपको बताऊं, जिस बुलेट ट्रेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे ये क्यों खास है और इस बुलेट ट्रेन की कब तक भारत आने की तैयारी है। ये पीएम मोदी को आप देख रहे हैं। तो भारत में जिस खास बुलेट ट्रेन को चलाने की तैयारी है, पीएम मोदी उस बुलेट ट्रेन से जापान में सफर किया उन्होंने। मोदी ने बुलेट ट्रेन के भारतीय ड्राइवरों से भी मुलाकात की, तस्वीर मैंने आपको दिखाई। ये ड्राइवर जापान में बुलेट ट्रेन चलाने की इस वक्त ट्रेनिंग ले रहे हैं। भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेन को यही ड्राइवर चलाएंगे, मतलब तकनीक जापान की होगी और टैलेंट भारत का। बुलेट ट्रेन की वजह से भी जापान दुनिया भर में मशहूर है। यहां हर मिनट 300 किलोमीटर रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलती है। बुलेट ट्रेन सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित ट्रांसपोर्ट है। 60 साल में आज तक न बुलेट ट्रेन में कोई बड़ा हादसा हुआ। साल भर में बुलेट ट्रेन सोचिए औसतन सिर्फ 1 मिनट ही लेट होती है। जापान की ऐसी ही बुलेट ट्रेन 2 साल में भारत में चलने लगेंगी। अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा है। 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में वडोदरा, सूरत समेत 12 स्टेशन होंगे। इनमें करीब 300 किलोमीटर तक का काम भी पूरा हो चुका है। सरकार ने बताया कि गुजरात सेक्शन 2027 तक पूरा हो जाएगा, मतलब 2027 तक एक हिस्से पर बुलेट ट्रेन शुरू हो सकती है और फिर 2029 तक अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी और 500 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे के अंदर पूरा कर देगी। ये वाकई चौंकाने वाला होगा। लेकिन जापान में जो लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिन्होंने देखा है, वो क्या कह रहे हैं। मेरे स्टूडेंट के साथ मोदी जी के सामने हिंदी में वेलकम कहूँगी। नमस्कार मोदी जी, जापान में आपका हार्दिक स्वागत है और हम दिल से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित हो। पधारो हमारे देश। मैं इंडिया आना जाना करते हुए 30 साल हो गए हैं, तो 30 साल सबसे अच्छे दिन मेरे लिए आ गए हैं। क्या बता सकते हैं हम। तो खुशी भी हैं और तो राजी भी हैं। इतने दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं, तो हम क्या बता सकते हैं, मुंह से नहीं बता सकते। हम सब लोग यहाँ पे सेफली रह रहे हैं। जापान में वो पॉसिबल नहीं है वैसे, पर उनके कनेक्शंस की वजह से हम यहाँ सेफली हैं, वो इसीलिए ही पॉसिबल है। उनकी हम्बलनेस है, वो बहुत अच्छी लगती है कि वो कैसे एक एक जन सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ भी आके उन्होंने एक एक को सेटिस्फाई किया, एक एक से मिले और सच में जो उनका जो विजन है वो आज भारत को कहाँ ले जा रही है हम सब देख रहे हैं। हम भी उनके पद चिन्हों पे चल के और भारत के लिए कुछ करना चाहते थे। जापान में जितने भी भारतीय हैं और भारत में भी जितने भारतीय हैं वो सब उनके साथ में है। एकदम कोई भी बैक स्टेप लेने की आवश्यकता नहीं है। भारत एक दिन जरूर विश्व गुरु बनेगा और यही हमारा सपना है और हम इसी के प्रति जो है प्रेरित हैं। मोदी जी से मिला और उनकी जो कार्य करने की शक्ति है, शैली है, उससे काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। इनकी इस एज में भी इसकी एनर्जी लेवल जो है काफ़ी है और उन्होंने जो देश को जिस ऊंचाई पे लेके गया है ये काबिल तारीफ है और ये आने वाले फ्यूचर हमारा उनके हाथों में है। हम कह सकते हैं कि अभी भारत का फ्यूचर सुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि वो आपदा में अवसर खोज लेते हैं और वही हो रहा है कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया, वो अवसर जापान से लेकर चीन तक खोजेंगे। तस्वीर देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये जापान की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद पहुंचे सेमीकंडक्टर यूनिट में जहां चिप बन रही है। यह भारत के लिए एक बड़ी जरूरत भी है। और देखिए प्रधानमंत्री और जापान के बीच क्या डील हुई। पीएम मोदी जब भारत आएंगे तो क्या लेकर आएंगे हिंदुस्तान के लिए। दरअसल आपको बताऊं, टैरिफ का तीर चलाकर ट्रंप ने एक दरवाजा बंद कर दिया तो मोदी ने आपदा को एक बड़े अवसर में बदल दिया और जापान दौरे पर अगले 10 साल तक की डील तय कर ली। जापान भारत में अब 6 लाख करोड़ का निवेश करने जा रहा है।
दोनों देशों ने एआई, ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में अहम समझौते कर लिए हैं। जापान के रॉकेट से अब भारत चंद्रयान 5 लॉन्च करेगा। मोदी ने जापान में चिप कंपनी का दौरा कर एक और बड़ी डील की। देश में सेमीकंडक्टर यूनिट के लिए जापान भारत की मदद करेगा। 15 अगस्त को मोदी ने जल्द ही मेड इन इंडिया चिप का ऐलान किया था। इसके लिए देश में 4 सेमीकंडक्टर इकाइयों को हरी झंडी भी मिल चुकी है। चिप भारत में बनने लगेगी तो कंप्यूटर, लैपटॉप और गाड़ियों का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। जानकारी मानते हैं कि ट्रंप और अमेरिका ये कभी नहीं चाहते हैं, इसलिए सेमीकंडक्टर यानी चिप के क्षेत्रों में वो अपना दबदबा रखना चाहता है। लेकिन जापान की मदद से भारत ने चिप के लिए नया रास्ता खोल दिया है और ये भारत की ताकत है। और सुनिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों इशारों में यही कहा। हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी से हमारे साझे हित जुड़े हुए हैं। हमने निर्णय किया है कि डिफेंस इंडस्ट्री और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और सशक्त किया जाएगा। जापानी टेक्नोलॉजी एंड इंडियन टैलेंट आर अ विनिंग कॉम्बिनेशन। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। और आइए, प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे। अब आपको महामुलाकात से दूसरी तरफ लिए चलते हैं और चलते हैं बिहार में बहुत बड़ा बवाल चल रहा है। क्या बिहार में कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया है? ये मैं क्यों कह रहा हूं? राहुल गांधी बिहार में पीएम मोदी की माताजी को गाली दी गई। राहुल बिहार में थे, उन्हें कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए। उसके बाद देखिए राहुल गांधी खुद, उन्होंने गाड़ी रोकी है राहुल गांधी ने, और जो काले झंडे दिखा रहे थे राहुल गांधी ने गाड़ी रोककर उनसे बात की। राहुल गांधी ने देखिए उस लड़के को बुलाया है जो काला झंडा दिखा रहा था। राहुल उससे पूछ रहे हैं, बोलो क्या कहना चाहते हो, क्यों काले झंडे दिखा रहे हो? दरअसल कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वो कार्यकर्ता है नौशाद, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को अपशब्द कहे और इसकी गिरफ्तारी हो गई है। गालीबाज गिरफ्तार कर लिया गया है। कई धाराओं में इसके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। और इसी बात के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन किया बीजेपी ने। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर बीजेपी के प्रदर्शन की है। बीजेपी ने हल्ला बोला है। दिल्ली में बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया है और कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तस्वीरों में अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, लखनऊ लिए चलता हूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बैरिकेडिंग पर चढ़ गई हैं सब और पुलिस को रोकने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। और लखनऊ के अलावा पटना लिए चलता हूं। पटना में बीजेपी के बड़े नेता थे और पटना में मूक प्रदर्शन हुआ है, यानी मौन प्रदर्शन किया बीजेपी के नेताओं ने। खुद वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद साहब मौजूद थे। तो पीएम मोदी की माताजी को गाली देना बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। 2014 में कांग्रेस के मुद्दे क्या थे? चाय वाला क्या करेगा? 2019 के चुनाव में निकल पड़े, चौकीदार चोर है। कहते थे मोदी खून की दलाली करता है। बिहार में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने फिर गलती कर दी है। क्या मोदी को गाली देकर कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया है? क्या बिहार में चुनाव से ठीक पहले
कांग्रेस ने मोदी को मौका दे दिया है। बीजेपी ने मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल पर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। पटना से लेकर दिल्ली वाया लखनऊ बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भी जो है ये कांग्रेस अब नहीं आएगी। पर गाली देने का अधिकार नहीं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। बदमाश लोग का काम है और क्या, समय आने पर अपने आप रिजल्ट आउट होगा। और अब आपको बताता हूं कि आखिर एक तरफ आप देख रहे हैं ये यात्रा निकल रही है और दूसरी तरफ आपको बताऊं राहुल की रैली में पीएम की दिवंगत माताजी को गाली दी गई थी और इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही बीजेपी ने इसको लेकर राहुल से माफी की भी मांग की थी। 17 अगस्त को राहुल ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी। 16 दिन में 1300 किलोमीटर की यात्रा राहुल पूरी करेंगे। कांग्रेस ने राहुल की इस यात्रा से काफी उम्मीदें लगाई थी। राहुल ने एसआईआर को लेकर एक तरह का माहौल बनाया था। राहुल बहुत कोशिश कर रहे थे कि बिहार में इस बार माहौल बना देंगे, लेकिन राहुल की यात्रा में गाली के बाद पार्टी इस वक्त टेंशन में है, क्योंकि पीएम मोदी को गाली देने के नतीजे पहले भी पार्टी देख चुकी है। आपको याद होगा मणिशंकर अय्यर से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भारी पड़ चुका है। गृहमंत्री अमित शाह ने गाली के मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल को घेरा है। मोदी को जितनी गाली दोगे कमल उतना ज्यादा खिलेगा। राहुल में थोड़ी भी शर्म है तो फिर वो माफी मांगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कांग्रेस के मंच से दी गई गाली बेहद निंदनीय है। ये पीएम का नहीं 140 करोड़ लोगों का अपमान है। रविशंकर प्रसाद साहब ने कहा कांग्रेस अहंकार में प्रधानमंत्री को गाली देती रहती है। अब क्या उनकी मां को भी अपशब्द बोलेगी कांग्रेस? कांग्रेस ने पीएम का जब जब अपमान किया तब वो हारी है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। राहुल गांधी, आप प्रधानमंत्री के एक पुत्र हैं, आप प्रधानमंत्री के पोते हैं, आप प्रधानमंत्री के परपोते हैं, फिर भी कोई संस्कार नहीं है कि प्रधानमंत्री के पद का सम्मान होना चाहिए। हम लोग बहुत गुस्से में हैं, बहुत दुखित हैं। पूरे देश में उनके खिलाफ गुस्सा है, माफी मांगना पड़ेगा। यह मर्यादा का पतन की पराकाष्ठा है। जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक। अरे वो भाजपा का नेता निकला, वो कोई दरभंगा का है, दरभंगा का जो वो निकला, उसने गाली दी। भाजपा के नेता हमारे मंच पे जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो वहाँ खड़े होकर इस तरह के हम लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं। भाई प्रधानमंत्री पर आप कुछ भी बोलते हैं, उनकी माता ने क्या बिगाड़ा आपका? जो आज नहीं है उनको इंगित करके गाली दे रहे हैं आप, तो प्रतिक्रिया तो होगी, तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती कि लोकतंत्र में विचारधारा की लड़ाई होती है, मुद्दों की लड़ाई होती है, और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी भी पक्ष, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष। सोचिए, क्या राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं बिहार में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को अपशब्द कहने से वो सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। राहुल गांधी की मेहनत की तस्वीर एक और आई आज कि राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को भी बुला लिया। बिहार में आज देखिए एक साथ गाड़ी में सवार थे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव। आपको याद होगा, ये तस्वीर देखकर आपको याद आया 2017 में देखिए इसी तरह राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ गाड़ी पर सवार थे। यूपी के दो लड़कों ने चुनाव लड़ा। विरोधी कह रहे हैं दो लड़के पहले फ्लॉप हो चुके हैं और ये तस्वीर पहले आई, लेकिन जब पहुंचे अखिलेश यादव तब किससे मिले हैं अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। अखिलेश यादव राहुल गांधी से मिले और वहां मौजूद थे केसी वेणुगोपाल, साथ ही साथ तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य से मिले। वैसे तो राहुल गांधी बिहार में खूब जोर आजमाइश कर रहे हैं और एक कार्यकर्ता आज बिहार में देखिए राहुल गांधी का पोस्टर लेकर पहुंचा है और बाहुबली के शरीर में राहुल का चेहरा लगा दिया। राह नफरत छोड़, प्रेम की राह चुन रहा है। थैंक यू। ओके सर। वातावरण में है प्रेम की आंधी। अरे अब आपको बताऊं, क्या यूपी के दो लड़के और ये नई तिकड़ी क्या बिहार में कमाल करेगी? अब सवाल ये है, देखिए जरा आपको बताऊं, ये देख रहे हैं गाड़ी पर अखिलेश यादव, राहुल और तेजस्वी।
राहुल तेजस्वी की यात्रा में अखिलेश की एंट्री हो गई। पटना से होते हुए यात्रा लालू के गढ़ सारण पहुंच गई है। एक जीप पर 3 लड़के सवार थे। राहुल तेजस्वी के बाद अखिलेश इस यात्रा में शामिल हुए। सारण की दोनों लोकसभा सीट अभी बीजेपी के खाते में है। सारण में लालू की बेटी रोहिणी को हार का सामना करना पड़ा था और इस वजह से अखिलेश की यहां एंट्री की गई। अखिलेश के पीडीए को इंडिया गठबंधन दरअसल जोड़ना चाहता है। आरजेडी के एमवाई समीकरण में पीडीए को जोड़ने की तैयारी है। वैसे राहुल अखिलेश की जोड़ी उत्तर प्रदेश में उतर चुकी है। 2017 विधानसभा चुनाव में दोनों ने साथ चुनाव लड़ा, लेकिन पहली कोशिश में करारी मात मिली। इसके बाद 2019, 2022 चुनाव दोनों ने अलग लड़े। 2024 में एक बार फिर राहुल अखिलेश साथ आए और इस बार बीजेपी को 40 से कम सीट पर रोक दिया था। और ये जो मुलाकात हुई है, इस पर हमारे सहयोगी ने बात की खुद अखिलेश यादव से। उन्हें सुनिए और तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। बिहार का जो जन समर्थन है इंडिया गठबंधन के साथ है और इंडिया गठबंधन तेजस्वी जी के साथ है। जो उत्साह, जो जोश, जो बदलाव का माहौल दिखाई दे रहा है, उससे ये मैं कह सकता हूं कि इस बार बदलाव होगा। और जिस तरह से हम आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करती है, फिर बर्बाद करती है। एक उदाहरण नहीं है, कई और उदाहरण भी हैं। इस बार बिहार की जनता सौहार्द के लिए वोट देने जा रही है। सौहार्द की जीत होगी। इन्हें कम से कम ये तो बताना चाहिए कि पिछले इतनी सरकारों में, इतने समय में ये खुशहाली, ये तरक्की हुई है। दिल्ली की सरकार ने ये काम किया है, बिहार की सरकार ने ये काम किया है, लेकिन जनता उनके हर वादे को याद रख रही है। वोट चोरी का आरोप यूपी में भी है, क्या लगता है आपको विधानसभा चुनाव में इसका असर होगा? देखिए, वोट चोरी तो पहली स्टेज पे ही पकड़ी गई। SIR सिर्फ फैसला है और इस यात्रा ने, वोटर अधिकार यात्रा ने कम से कम आयोग का ही SIR कर दिया। SIR आयोग का हो गया। और जिस तरह का आयोग का कामकाज रहा है, लगता तो ये कि ये जुगाड़ वाला आयोग है, जुगाड़ आयोग बन गया है। और बीजेपी जो है घबराई हुई है। जो ये ऐतिहासिक यात्रा हुआ है, इससे एनडीए में बड़ी बेचैनी है। सारे तंत्र मंत्र जो है इस्तेमाल जो है एनडीए के लोग कर रहे हैं। वो क्या क्या कर रहे हैं, एक एक चीजों पे हमारी पैनी नजर है। लेकिन कुछ भी कर ले, इस बार बिहार में सत्ता में वापस लौटने वाले ये लोग नहीं है। अब आपको बताऊं, जब यूपी के 2 लड़के साथ आए तो क्या कोई मैजिक कर पाए? रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखता हूं। उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी। आपको याद होगा 2017 के विधानसभा चुनाव, अखिलेश और राहुल एक साथ नजर आए। बीजेपी को 312 सीटें मिली, कांग्रेस को 7 और समाजवादी पार्टी को 47। 403 सीटें यूपी में। यहां ये जोड़ी कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद दोबारा ये जोड़ी साथ आई 2024 के लोकसभा चुनाव में। यूपी में लोकसभा में 80 सीटें और 80 में से बीजेपी को 33, कांग्रेस को 6 और सपा को 36 सीट मिली। इसलिए उम्मीद राहुल को एक बार फिर से है। लेकिन क्या कांग्रेस के नेता ने पीएम मोदी की माता को गाली देकर सेल्फ गोल कर लिया है? बिहार के लोग इस पर क्या सोचते हैं, वो सुनिए। लोकतंत्र में किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है, न किसी को मारने का अधिकार है। कानून के हिसाब से कोई चीज़ है या विरोध है तो आप विरोध करें, कौन रोकेगा? किसी को विरोध करने का अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार है, किसी के गलत बात का विरोध करने का अधिकार है, मगर गाली देने का अधिकार नहीं। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। आम आदमी आज एक दूसरे को कुछ भी गाली बक रहा है तो आप क्या लड़ने से क्या फ़ायदा होगा? आप सोचिए कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। पब्लिक इतना मूर्ख नहीं है। वोट जो हमने दिया वही आया, फिर ये वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। इनको तो नुकसान होगा निश्चित ही। गाली गलौज कीजिएगा तो आज के समय में समाज इसको माफ नहीं करेगा। और जो आदमी इस दुनिया में भी नहीं है उसके बारे में आप गाली गलौज कीजिएगा, और सब समाज में गाली गलौज का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। इसलिए ये तो इन लोग के लिए बहुत भारी नुकसानदेह होगा। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? मराठा आरक्षण पर हड़ताल जारी है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर
तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, जरांगे मंच पर हैं गांधी मैदान में, उन्होंने अपना डेरा जमाया है और प्रदर्शन कर रहे हैं। जरा मुंबई की एक तस्वीर देखिए, आज जो तस्वीर सामने है, अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मराठा आरक्षण के लिए एकजुट हुए हैं, सड़कों पर हैं, मुंबई जाम हो गई। भाई आपको बताऊं, इतने लोग जब मुंबई में आए हो, जो मुंबई हमेशा भागती दौड़ती रहती है, उसका यह हाल था। मुंबई में भारी जाम देखने को मिल रहा था, सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही थी, लोगों के लिए यह परेशानी बन गया। भैया आपको बताऊं कि आखिर क्या मांग है। मुंबई में मराठा आरक्षण पर हड़ताल का आज दूसरा दिन। आंदोलन के नेता मनोज जरांगे भूख हड़ताल पर है इस वक्त। जरांगे का ऐलान, वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। वो तो ये कह रहे हैं मांगे पूरी होने तक आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। जरांगे ने इसे अपनी आखिरी लड़ाई बता दिया है। सरकार ने इसे धैर्य की परीक्षा न लेने की अपील कर दी है। मराठों को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की मांग है। मराठा को कुनबी घोषित करने की भी मांग है। ओबीसी के तहत 10% आरक्षण की मांग कर रहे हैं जरांगे। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया था। दरअसल जरांगे का यह 7वां मराठा आरक्षण आंदोलन है। आजाद मैदान में जरांगे की हड़ताल चल रही है और महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग इसमें पहुंच रहे हैं। लेकिन अब आपको बताऊं, जरांगे ने कहा है कि वो अब पानी पीना भी बंद कर देंगे। सुनिए संजय राउत क्या कह रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री ने क्या कहा। जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, यह आंदोलन कब खत्म करना है। अगर आंदोलन खत्म करना है तो मुख्यमंत्री ने जरांगे पाटिल से सीधी बात करनी चाहिए। पूरे कैबिनेट के साथ जाकर जहां आंदोलन चल रहा है वहां जाकर बैठकर जरांगे पाटिल जी से बात करनी चाहिए, ये पहली बात। और महाराष्ट्र में सभी प्रमुख विपक्ष दल हैं, उनके नेताओं से भी बातचीत होनी चाहिए और उसके बाद जरांगे से बात होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो ये मामला बिगड़ जाएगा। उद्धव ठाकरे जी के सरकार के कार्यकाल में मराठा समाज के लिए किया हुआ एक काम वो दिखाया, उसके बाद बोलिए। तो रहिए, अब आपको बताते हैं कि लाइफ का फंडा आपके लिए जो खास हिस्सा हम लाए हैं उसमें आपके लिए क्या है खास। जिंदगी के सबसे खराब वक्त में भी कैसे खुश और टेंशन फ्री रहना है, यह हमें चार्ली चैपलिन से सीखना चाहिए। दुनिया को हंसाने वाले चार्ली चैपलिन की जिंदगी दुखों और परेशानियों का पहाड़ थी। उनका बचपन सोचिए बेहद गरीबी में गुजरा। वो 14 साल के थे तभी उनकी माताजी पागलखाने भेज दिया गया उन्हें। स्टेज शो और फिल्मों में कॉमेडी कर उन्होंने अपनी पहचान बनाई, लेकिन निजी जिंदगी में विवाद और मुश्किलें ही उन्हें उलझाती रहीं और वो झेलते रहे। उनकी 3 शादियां हुई, सोचिए तीनों नाकाम, तीनों नहीं चली। कदम कदम पर ठोकर और परेशानियां झेलने के बाद भी चार्ली चैपलिन ने कभी हार नहीं मानी और ना हंसाने का कोई मौका छोड़ा है। उनकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े हास्य कलाकार में होती है। उन्होंने 4 बार ऑस्कर अवार्ड जीता और दिया लाइफ का बड़ा फंडा। इस जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहां तक कि हमारी परेशानियां भी। इसलिए जब बहुत ज्यादा तनाव हो तो सोचिए कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। बहरहाल आपके खास शो में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।